Hello students and welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. So in our previous video we were discussing our chapter 2nd of political science, that is the end of bipolarity, and we have discussed some topics of this chapter in our previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो link is in the description box, please go and check it out. So today we will be covering some last topics of this chapter, that are consequences of disintegration, shock therapy, consequences of shock therapy, tensions and conflicts in former Soviet republics, and our last topic will be India and post-communist countries. So let's start our video. Our first topic of this video is consequences of disintegration. अब व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि क्या रिजल्ट निकला उस डिसइंटीग्रेशन का. डिसइंटीग्रेशन हुआ किसके बीच में था? तो यूएसएसआर के बीच में डिसइंटीग्रेशन हो गया था और वो बहुत सारे हिस्सों में टूट गया था. तो अब इस डिसइंटीग्रेशन का क्या रिजल्ट निकला? तो पहला कॉन्सिक्वेंस था इट लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन. अब जो यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जो कोल्ड वॉर चल रही थी, तो वो ख़त्म हो गई आफ्टर दिस डिसइंटीग्रेशन. और कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, ना तो किसी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ना किसी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का. अब किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं रह गई थी. नेक्स्ट, पावर रिलेटेड एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज. तो अब जो पावर रिलेटेड पॉलिटिक्स थी ना वर्ल्ड में, वो चेंज हो गई थी. देखिए, ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है. अब इसका जो पूरा एरिया था वो 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था और ये यूएसए अभी तक ऐसे का ऐसा ही था. तो जब आपके पावर्स डिवाइड हो जाएंगी तो आपका जो भी आपकी स्ट्रॉन्गनेस है वो ख़त्म हो जाएगी किसी भी चीज़ की. तो क्या हुआ कि यूएसएसआर की जो स्ट्रॉन्गनेस थी वो ख़त्म हो गई, इनकी यूनिटी थी वो टूट गई. तो जो वर्ल्ड रिलेटेड पॉलिटिक्स है वो भी चेंज हो गई एंड दस इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन. और इसकी वजह से इससे रिलेटेड आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी चेंज आया. द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर. अब जब ये इस कुछ हिस्सों में डिवाइड हो चुका है यूएसएसआर, तो अब सोल पावर किसके पास है? तो सारी पावर अब यूएसए के पास में आ गई थी. ठीक है. और यूएसए हमें पहले ही पता है कि यूएसए कैसी आइडियोलॉजी को अपनाता है. तो यूएसए अपनाता है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को. कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर अपनाता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है कि जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उस कंट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर जगह में, तो जो भी रिसोर्सेज होंगे वो कौन ओन करेगा? तो उन्हें गवर्नमेंट ओन करेगी, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती. ठीक है. तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, लेकिन कैपिटलिस्ट के अंदर हमारी प्राइवेट ओनरशिप होती है. तो हमारी जो यूएसए थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज पे वर्क करती थी और अब यही सोल सुपर पावर बन गई थी. इकोनॉमी मेकिंग इट टू द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली. अब ये तो खुद बेचारा बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो चुका है. तो अब सोल सुपर पावर कौन है? यूएसए. तो अब इसी की जो आइडियोलॉजी है वो ही रूल करने वाली है सारी कंट्रीज के अंदर. The end of Soviet bloc paved way for the emergence of many new countries. अब इस सोवियत ब्लॉक के टूटने की वजह से क्या हुआ? बहुत सारी नई कंट्रीज सामने आई, इमर्ज हुई. और ये सारी ही कंट्रीज कैसी थी? ये सारी ही कंट्रीज थी इंडिपेंडेंट एस्पायरेशंस वाली, यानी कि ये थी लिबरल कंट्रीज या आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्रीज. इसका एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि जब आपकी कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो आर्म या फिर मिलिट्री रेस भी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने हमारी पिछली वीडियो में ही देखा था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म रेस चल रही थी कि किसके पास कितने ज़्यादा हथियार होंगे, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा.
और लास्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। तो अब इसका लास्ट रिजल्ट ये निकला डिसइंटीग्रेशन का कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ या एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ कौन सी होती है? तो लिबरल डेमोक्रेसी वाली होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट होता है बाद में। ठीक है, कम्युनिस्ट रिजाइम यानी हमने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर के अंदर, तो उस रिजाइम के बाद में क्या हुआ? तो शॉक थेरेपी वाज अ पेनफुल। शॉक थेरेपी क्या थी कि जो आपने देखा ना यूएसएसआर थी, हमने देखा कि वो 15 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। अब जो उनके लोग थे वो बहुत सालों से वहां पे क्या फॉलो कर रहे थे? कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे? कमेंट में बताइए आप। कम्युनिज्म। ठीक है, तो कम्युनिज्म फॉलो कर रहे थे। अब उनके यहाँ पे अचानक से क्या आ जाए? कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म आ जाए, तो उनके लिए क्या ये आसान होगा? नहीं ना, बहुत इनके लिए ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था ये ट्रांजिशन का फ्रॉम सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो इस आपके जो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाना ही इनके लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस था। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किससे हुए लोग? वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं फाइनेंशियली इन कंट्रीज की। कलेक्टिव फर्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। तो यूएसएसआर में ना क्या होता था कि भाई जितनी भी आपकी रिसोर्सेज हैं देश की, वो सारी की सारी ही रिसोर्सेज जो हैं वो सबकी होती थी। ऐसा नहीं था कि ये आप इस जगह पे मतलब कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो उसको सिर्फ उस काम का पैसा मिलता था, वो जगह ओन नहीं कर सकता था। जैसे हमारी इंडिया में है, हम कहीं पर रह रहे हैं तो वो हमारी पर्टिकुलर जगह है ना, वो हमारी प्राइवेट जगह है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, वो देश जो था वो सभी का था। ठीक, आप किसी भी प्राइवेट का ये नहीं कह सकते थे कि ये हमारा है। तो वहाँ पे जो कलेक्टिव फार्म्स थे ना, अब उनको पहले तो वो कलेक्टिव फार्म्स थे, भाई सब काम किया करते थे, उनको उनके वेजेस के तौर पे पैसा मिल जाया करता था। लेकिन अब जो वो कलेक्टिव फार्म्स थे उनको रिप्लेस करके प्राइवेट फार्मिंग आ गई थी। कहाँ पर? यूएसएसआर के अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी का। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब वही रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट निकला इस शॉक थेरेपी का? तो हमारा पहला है द शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। तो उस पूरे एंटायर रीजन की जो हमारी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द वैल्यू ऑफ द रशियन करेंसी, ये आपका 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि रशियन करेंसी क्या है? तो रशियन करेंसी इज रूबल। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। ठीक, यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। अब व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन के अंदर यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपके गुड्स और आपके सर्विसेज उनके प्राइसेस यूजुअल से बढ़ जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। अभी अगर कोई चीज़ 10 रुपए की थी मान लीजिए, तो वो 50 रुपए की हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए। तो मतलब क्या हुआ? तो इन्फ्लेशन हो जाएगी वहाँ पे, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसी तरह से क्या हुआ? रशियन करेंसी जो थी वो उसकी वैल्यू कम हो गई। अब वैल्यू कम हो जाएगी तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा बिकने लगेगा। तो वही हुआ। और जो गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडीज देती थी ना, सब्सिडीज क्या होती हैं? तो सब्सिडीज होती है जो पैसा गवर्नमेंट देती है टू हेल्प, है ना। तो ये सब्सिडी देना भी यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ? एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो पॉवर्टी की कंडीशन में चला गया। द मिडल क्लासेस वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी। जो मिडल क्लासेस थे वो बिल्कुल आउटर एज पर चले गए थे सोसाइटी के।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे, अब ये देखो बहुत सारी कंट्रीज थी, ठीक, अब इनके ऊपर ना सारे देशों की नज़र थी कि भाई अब आपने अपने आप को कैपिटलिज्म में लेकर तो आ गए हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कर लिया है, लेकिन अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, तो वो सब पूरी वर्ल्ड उनको देख रही थी। तो उन्हें मतलब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको सेम अटेंशन या प्रायोरिटी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि डिमांड जो थी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की वो उस टाइम पर ज़्यादा नहीं थी। Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000। तो पता है क्या हुआ था कि जो आपका यूएसएसआर की कंट्रीज़ है ना, उस टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ की जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब 10 साल पहले से भी ज़्यादा घट गई थी। ये देखो, मोस्ट ऑफ दीज इकॉनमीज स्पेशली रशिया की स्पेशली जो है वो 2000 में 10 years after their independence, the reason for the revival was the export of natural gas। तो अब देखो, ये मैं भी बता रही थी ना आपको कि क्या हुआ कि आपकी जो इकॉनमी थी वो 10 साल पीछे चली गई थी और उससे भी कम हो गई थी, लेकिन 2000 के अंदर क्या होता है कि रशिया में जो है वो रिवाइव करनी शुरू करी अपनी इकॉनमी, उनकी इकोनॉमी सुधरनी शुरू हुई 10 साल के बाद इंडिपेंडेंस के। तो उस सुधार का या उस रिवाइवल का क्या रीज़न था? तो इन्होंने ना क्या करना शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि हमारे ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। पहले क्या होता था कि यूएसएसआर हमारा कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, तो जितने भी ये क्या करते थे, ये कहते थे कि भाई हम पिन से लेकर के कार तक खुद ही बनाएंगे सारी चीज़ें, हमें ना तो किसी को एक्सपोर्ट करना है सामान और ना ही हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जो है रशिया मतलब पूरा ये यूएसएसआर जो है अब डिवाइड हो गया था, तो अब जब डिवाइड होगी कोई भी चीज़ तो उसको रिवाइव करने में टाइम लगेगा, तो इकॉनमी घट गई, और जब इकॉनमी घट गई तो आपको रिवाइवल के लिए समय लगा। तो इन्होंने 10 साल बाद में अपनी इंडिपेंडेंस के यानी 2000 के बाद में रिवाइव करनी शुरू की। 2000 में रशिया ने अपनी इकॉनमी, और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू करी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो क्या क्या थे, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। सो आज भी हम देखते हैं कि रशिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल वगैरह या नेचुरल गैस, तो वो भी अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। तो जो भी टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुई पुरानी वाली, फॉर्मर का मतलब पुरानी सोवियत रिपब्लिक्स के अंदर क्या क्या टेंशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स थी जो क्रिएट हो गई थी। तो देयर वर टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। तो इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन की सिचुएशन हो गई थी, और इवन वहाँ पे सिविल वॉर भी हो गए थे इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के अंदर। इन रशिया 2 republics, Chechnya and Dagestan, have had violent successionist मूवमेंट। तो रशिया के अंदर ये 2 जो हैं रिपब्लिक्स आपकी, चेचन्या एंड दागेस्तान, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेशनिस्ट मूवमेंट आए थे। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं? एक्ट ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट वाले मूवमेंट। Tajikistan witnessed a civil war for almost 3 years till 2001। यानी कि 10 साल तक तजाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चलती रही, जो कि कब तक चली थी? 2001 तक चली। और इस रीजन के अंदर क्या हुआ? इस रीजन के अंदर बहुत सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। सेंट्रल एशिया टू बिकेम अ जोन ऑफ कंपटीशन। अब सेंट्रल एशिया यानी एशिया का जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर भी जोन ऑफ कंपटीशन चल गया था बिटवीन द आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। Czechoslovakia was divided into 2 Czechs and the Slovaks, thus forming independent countries। अब ये जो आपकी एक कंट्री थी इंडिविजुअल चेकोस्लोवाकिया, वो भी अब 2 कंट्रीज में, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गई, Czechs and Slovaks। Yugoslavia broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina declaring
इंडिपेंडेंस। तो इन यूगोस्लेविया के अंदर भी बहुत सारे प्रोविंसेस बन गए थे और इन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है और ये लास्ट टॉपिक भी है हमारा इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो इंडिया और इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि रशिया वगैरह, इनके साथ में इंडिया का क्या सा रिलेशन है, क्या हुआ। तो इंडिया ने एक बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन किया इन सारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ में, और जो कि आपको आज भी रशिया के साथ में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इंडिया का रशिया के साथ में। इंडो रशियन रिलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडो रशियन रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का। बोथ द कंट्रीज शेयर्स अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। देखो, हमने हमारी पिछली वीडियो में बात की थी कि हम बाइपोलैरिटी का मतलब ही समझ रहे थे। तो बाइपोलैरिटी का मतलब क्या था, यानी हमारे जो यूएसएसआर और यूएसए थे ना, तो इनकी जगह पे अब ये दो नहीं होंगे, सिर्फ एक हो जाएगा। तो अब यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, है ना। एट द एंड भी यही हुआ था कि हमारा क्या बन गया था, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। लेकिन रशिया और इंडिया इन दोनों का ही एक सेम विजन है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएं। इंडिया गॉट बेनिफिट फ्रॉम रशिया ओवर इश्यूज लाइक कश्मीर, energy supplies, access to Central Asia, balancing its relation with China। तो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं रशिया से, तो कश्मीर के इशू पे हमें रशिया से हेल्प मिली, हमें एनर्जी सप्लाई ज़्यादातर रशिया करता है, हमें सेंट्रल एशिया के अंदर जो भी एक्सेस है वो कौन दिलाता है, वो भी रशिया दिलाती है, और हमारे चाइना के साथ जो रिलेशन है उनको भी बैलेंस कराने का काम रशिया कर रही है। Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arm market for Russia। तो रशिया को क्या बेनिफिट, ये तो आपने देख लिया कि इंडिया को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं रशिया से, लेकिन रशिया भी तो कुछ ना कुछ उसको भी तो बेनिफिट मिल रहा होगा, तभी तो वो इंडिया के साथ में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए है। तो रशिया को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि इंडिया जो कि सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए, तो इंडिया को रशिया आर्म्स वगैरह सप्लाई कराता है। बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर मैनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट, और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर रशिया और इंडिया दोनों ने ही कोलैबोरेट किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग गाइस।